हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यू इन दिस क्लास। आज हम नीट की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे एमएस चौहान सर के नीट डिवीजन के चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे गुरुदेव है एमएस चौहान सर। मैं कोई भी काम करता हूं तो सबसे पहले इनको प्रणाम करता हूं। तो सबसे पहले मैं मेरे गुरुदेव एमएस चौहान सर को प्रणाम करता हूं और मेरी नीट की जो जर्नी है आपकी, हम साथ में जीरो से लेकर स्टार्ट करेंगे और जीरो से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पूरी फ्री पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और हिंदी मीडियम में एनडी सर पढ़ाएंगे, और प्योर इंग्लिश मीडियम में साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खुद एमएस चौहान सर इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। मैं आपको कोई भी चीज 3D मॉडल से समझाऊंगा, उसके बाद एनिमेशन दिखाऊंगा। जो चीज समझ में नहीं आए आप वो कमेंट बॉक्स में आप उसका कमेंट डाल सकते हो, उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन है कि मुश्किलें बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है। मुश्किलें बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वो लोग ही इन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर आपके जीवन में मुश्किलें नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो। कुछ काम नहीं करोगे तो जिंदगी ऐसे चलेगी बिल्कुल फ्लैट, कोई मुश्किल ही नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चल रही है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। लेकिन आप कुछ काम करोगे तो मुश्किलें आएगी, उन मुश्किलों का आप कोई सोल्यूशन ढूंढोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे ना भाई। ओके, तो नीट 2026-27 जो भी टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए एक खुशखबरी है कि पूरा नीट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस वो फ्री में पढ़ने वाले, पूरा सिलेबस। तो एमएस चौहान नीट डिवीजन, ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, एमएस चौहान सर नीट यूजी। ओके, तो ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। ग्रेट थिंग जितनी भी है वो कंफर्ट जोन से नहीं आएगी, आपको कंफर्ट जोन के बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। आप अगर रजाई में बैठ के अंदर आप सोकर क्लास देख रहे हो, वो आपको इतनी इफेक्टिव याद नहीं होगी। आप टेबल कुर्सी पे बैठिए और अपने नोट्स बनाइए और क्लास को देखिए, तो आपको जल्दी याद होगा और लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोरी में रहेगा। ओके, तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे हम। तो स्टूडेंट, केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं जनरली। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके बाद अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसी चैनल पर इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री भी मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डिराइव्ड, we study hydrocarbon and it's derived in organic chemistry, that's why it is known as organic chemistry. तो हाइड्रोकार्बन प्लस इट्स डिराइव्ड, मतलब हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्नों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रियल, जैसे कार्बन है, मेन हम कार्बन की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो कार्बन भी तो एक इंग्लिश वर्ड है, इसको हम कार्बनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं, पर नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही क्यों बोलते हैं? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जो एंशिएंट टाइम था, प्राचीन काल, उसमें क्या होता था, एंशिएंट टाइम था, उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन ओनली ऑर्गेनिज्म से होता था, मतलब सजीवों से होता था। ऑर्गेनिज्म मींस सजीव, और इसमें क्या आते हैं, एनिमल प्लस प्लांट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ओनली ऑर्गेनिज्म से होता था, इसलिए इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था। क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिज्म मतलब सजीवों से प्राप्त होते थे, निर्जीव जो भी चीज है उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त नहीं होते थे। मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आपको।
ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते थे, इसमें एनिमल और हमने प्लांट्स को रखा था। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका HCOOH। ओके, हम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक जीरो से करेंगे और जितना लेवल आता है, मैंने IIT एडवांस वालों को भी पढ़ाया है, मेंस वालों को पढ़ाया है, तो हम जीरो से लेकर और अच्छा लेवल तक पढ़ेंगे। जो आपके नीट में, इस बार के नीट में अच्छा लेवल अप किया था, एग्जामिनर ने अच्छा लेवल आया था, तो इस बार हम अच्छे लेवल से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करें। आप यूं मत सोचना कि ये क्या पढ़ा रहे हो, फालतू चीजें, बेसिक है। ये बेसिक चीजें एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन एग्जाम में जो चीजें आएगी वो इन्हीं से सोल्व होगी। ये उनका बेसिक है। बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो फॉर्मिक एसिड, इसे क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं? ये क्या, प्लांट्स और एनिमल इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते थे, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिज्म से जोड़कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता था। जैसे एग्जांपल के लिए फॉर्मिक एसिड, ये किससे प्राप्त होता था? फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से मिलता था, और फॉर्मिका को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? चीटी से फॉर्मिक एसिड मिलता है। जब चीटी काट लेती है तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए आपको जलन होती है। तो फॉर्मिक एसिड कैसे मिलता था? फॉर्मिका से। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, C12H22O11, इसको क्या कहते हैं? सुक्रोज किससे मिलता था? शुगर केन मीन्स गन्ना। ओके, तो सुक्रोज किससे मिलता था? शुगर केन से। और ये क्या है? प्लांट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और कहां से मिल रहे हैं? या तो एनिमल से मिल रहे हैं या फिर प्लांट से मिल रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल ऑर्गेनिज्म से मिलते थे, इसलिए इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है? लैक्टिक एसिड को लैक्टिक एसिड क्यों कहते थे? क्योंकि ये प्राप्त होता था लेक से। लेक को बोलते हैं मिल्क से प्राप्त होता था। लैक्टिक एसिड किसमें होता है? जैसे दही में होता है। दही किससे बनता है? दूध से ही बनता है। तो लैक्टिक एसिड लेक से बनता है। और ये भी क्या है? लैक्टिक एसिड दही में मिलता है। और किससे बनता है? मिल्क में मिलता है। और मिल्क किससे मिलता था? एनिमल से मिलता था ना, इसलिए ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। नेक्स्ट है आपका यूरिया। और यूरिया किससे मिलता था? यूरिन से। यूरिया मिलता था आपका यूरिन से। तो कितने कंपाउंड देखे आपने? तो इस प्रकार सारे कंपाउंड जो थे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से, मतलब एनिमल से या फिर प्लांट से, इनसे मिलते थे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने बेसिक ये बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोला जाता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए बोला जाता था क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिज्म से, मतलब सजीवों से प्राप्त होते थे, उसमें एनिमल हो या प्लांट हो। ये जैसे फॉर्मिक एसिड है, सुक्रोज है, लैक्टिक एसिड है और यूरिया है, ये सारे किससे मिलते थे? ये एनिमल या प्लांट से, ऑर्गेनिज्म से मिलते थे, इसलिए इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था। ओके, लेकिन एक घटना ऐसी हुई यूरिया वाली, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म के अलावा और चीजों से भी मिलने लगे। मैं आपको बताता हूं, हम बात करेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब जैव शक्ति सिद्धांत, हिंदी में बोले तो जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको किसने दिया था? बर्जीलियस ने क्या कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म से, जितने भी ऑर्गेनिक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म में एक मिस्टीरियस पावर से होता है, मतलब मिस्टीरियस पावर, रहस्यमयी शक्ति से होता है। ये किसने कहा? बर्जीलियस ने। क्या बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन मैं लिख ही देता हूं,
formation of organic compound in organism. Formation of organic compound in organism is due to a mysterious power. मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म में एक मिस्टीरियस पावर, रहस्यमयी शक्ति के द्वारा होता है। लेकिन इसको डिनाइन किसने किया? इसको डिनाइन किया इसी के स्टूडेंट, किसके? बर्जीलियस के स्टूडेंट वोलर ने। कैसे डिनाइन किया वो अभी एक कहानी है, हम इसको एक कहानी से जोड़कर समझते हैं कि जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वाइटल फोर्स थ्योरी जो दी बर्जीलियस ने, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू है मिस्टीरियस पावर, कि रहस्यमयी शक्ति के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म में मतलब सजीवों में होता है। यहां तक समझ में आया? अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किससे बन रहे थे अभी तक? सजीवों से। लेकिन वोलर जब भी लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते थे तो इनके साथ इनका स्टूडेंट वहां पर रहता था। कौन? इसको हम एक कहानी से जोड़कर पढ़ते हैं, वोलर। तो लेबोरेटरी में जितने भी यूरिया की जरूरत होती थी तो वो यूरिया कैसे बनाते थे? ऑर्गेनिज्म से। और ऑर्गेनिज्म मतलब यूरिन से। यूरिया किससे बनता था? मैंने बताया आपको, यूरिन से। तो क्या करते थे वोलर, बर्जीलियस क्या करते थे? वोलर से बोलते थे कि वो मवेशियों का जो यूरिन है वो इकट्ठा करके लाते थे। अब रोज रोज बर्जीलियस वोलर को भेजते हैं और वो जाके यूरिन इकट्ठा करके लाते हैं। तो परेशान हो गए कौन? वोलर। और वोलर ने क्या किया? एक दिन गलती हो गई इनसे और इन्होंने क्या किया? NH4 का होल ट्वाइस CO3 यानी कि अमोनियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम साइनेट। ये क्या है? अमोनियम कार्बोनेट, पोटेशियम साइनेट। अमोनियम कार्बोनेट और पोटेशियम साइनेट लेबोरेटरी में काम कर रहे थे और ये उस टाइम सीख ही रहे थे, अपनी ट्रेनिंग पीरियड में थे। तो इनसे क्या हुआ? एक दिन अमोनियम कार्बोनेट और पोटेशियम साइनेट मिल गए। दो थे, एक पात्र में क्या था? अमोनियम कार्बोनेट, एक में क्या था? पोटेशियम साइनेट। वो मिल गए तो देखो रिएक्शन क्या हुई? NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट, KCNO। ये क्या बन गया? अमोनियम साइनेट। ये बन गया अमोनियम साइनेट। जब इनसे गलती से ये दोनों कंपाउंड मिल गए तो अमोनियम साइनेट मिला और इन्हें लगा कि रोज रोज अपने गुरुजी बर्जीलियस जी आपने को बाल्टी लेके भेज देते हैं कहाँ? यूरिन इकट्ठा करने के लिए। और इनको उसमें अमोनियम साइनेट में यूरिन के जैसी स्मेल आई। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया। इन्होंने क्या किया? इसको अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो ये क्या बना? रीअरेंज हुआ। ये क्या हुआ? रीअरेंज हुआ। ये क्या बना आपका? यूरिया। मतलब हुआ क्या कि इन्होंने इन दो, मान लो कि गलती से मिल गए, ये दो कंपाउंड मिल गए और अमोनियम साइनेट का फॉर्मेशन हो गया। अमोनियम साइनेट में इनको यूरिन के जैसी स्मेल आई तो इन्होंने क्या किया? उसको गर्म किया और गर्म करते ही अमोनियम साइनेट रीअरेंज हुआ और क्या बन गया आपका? यूरिया। तो इन्होंने क्या कर दिया? ये यूरेका मतलब खोज लिया। एक कोई भी नवी इवेंट जब खोज होती है तो उसको कहते हैं यूरेका। दैट मींस मैंने खोज लिया। मतलब इन्होंने क्या किया? यूरिया का फॉर्मेशन किया, यूरिया को लेबोरेटरी में बनाया।
तो कैसे किसने बनाया, वोलर ने। ये किसके स्टूडेंट थे, बर्जीलियस के। और कैसे बनाया वो पूरा प्रोसेस हमने देखा। क्या बनाया इन्होंने, यूरिया। यूरिया कैसे बना, इन्होंने दो कंपाउंड्स को मिलाए तो अमोनियम साइनेट मिला। अमोनियम साइनेट में इनको यूरिन के जैसी स्मेल आई तो इन्होंने उसको गर्म किया, फिर ये रीअरेंज हुआ तो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। दैट मींस यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म इन लेबोरेटरी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां से यूरिया का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, NH2CO NH2। ये क्या है आपका, यूरिया। तो यहां से हम कह सकते हैं, स्टार लगा के हम यहां से लिखेंगे यूरिया was the first organic compound urea was the first organic compound formed in laboratory. Okay, urea was the first organic compound formed in laboratory. तो इसने क्या किया, वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म में एक मिस्टीरियस पावर से होता है। तो इन्होंने क्या किया, उसको डिनाइन किया, उसका खंडन किया। और क्या किया इन्होंने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म में ही नहीं होता है, लेबोरेटरी में भी हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बनाया यूरिया। किसने बनाया, वोलर ने। ओके, तो यहां से ये कहानी आपको याद रखना है। क्या करते थे बर्जीलियस, जब लेबोरेटरी में उनको यूरिया की जरूरत होती थी तो यूरिन बाल्टी में इकट्ठा करवाते थे, फिर वहां से वो यूरिन से यूरिया बनाते थे। लेकिन वोलर ने क्या किया, लेबोरेटरी में ही यूरिया बना दिया। तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन लेबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा NH2CO NH2, इसको हमने यूरिया बोला। NH2CNO, इसको हमने अमोनियम साइनेट बोला। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम मेनली जैसे कार्बन और कार्बन के जो डिराइव्ड है, कार्बन से कार्बन जुड़ा तो क्या बन गया, दो कार्बन जुड़े तो इथेन, प्रोपेन। अब वो किस वे में जुड़े, सिंगल बॉन्ड से जुड़े या डबल बॉन्ड से जुड़े, ये सब हम पढ़ेंगे और बिल्कुल मॉडल से पढ़ेंगे। क्रिस्टल क्लियर इमेज आपके दिमाग में बनेगी। ओके, तो जैसे कार्बन है, ये एक कार्बन है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की चतुसंयोजकता मतलब कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब ये यहां लगेगी, यहां लगेगी, यहां लगेगी, यहां, या फिर ये ऐसे लगेंगे, ये इसको भी हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या लगेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करें, सबसे पहले वो हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी है जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। एक तो डैश फॉर्मूला, एक तो है डैश फॉर्मूला, आपका सेकंड होगा डैश फॉर्मूला condensed formula, and last one is bond line notation. बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक तो डैश फॉर्मूला है आपका, एक कंडेंस फॉर्मूला है, एक बॉन्ड लाइन नोटेशन। दैट मींस बॉन्ड लाइन से हम शो कर सकते हैं। तो कैसे शो करेंगे, कैसे ये फॉर्मूले हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं कार्बन को ले लूं तो मैंने बोला अभी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 1 2 3 4। यहां क्या लगाया मैंने, हाइड्रोजन। तो ये क्या है कार्बन का, ये है आपका डैश फॉर्मूला, मतलब इसको खुला करके लिखना है। अगर मैंने कार्बन को CH4 लिख दिया डायरेक्ट, तो ये क्या है आपका कंडेंस फॉर्मूला, मतलब सिकुड़ करके लिखना है CH4। और ये क्या है आपका डैश फॉर्मूला, मतलब खुला करके लिखना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन, अब एक कार्बन को कैसे शो करोगे आप, एक कार्बन को अगर शो नहीं कर सकते हो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन एक कार्बन को ऐसे शो नहीं करना है,
हालांकि गलत नहीं है, लेकिन जब मैं मीथेन की जगह इथेन ले लूं, CH3, ये क्या है आपका इथेन। तो मैंने अगर ये क्या लिखा, ओनली कंडेंस फॉर्मूला लिखा, इसको मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा। अगर मैं इसको खोल कर लिख दूं तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डेस फॉर्मूला, मतलब खुला करके लिख दिया। और बॉन्ड लाइन नोटेशन मतलब ये, मतलब इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये क्या हुआ आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन, मतलब लाइन के द्वारा नोट करना है उसको। ओके, इसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, सीखेंगे कि कैसे डेस फॉर्मूला, कैसे कंडेंस फॉर्मूला और कैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है, इस पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये तो सिर्फ आपको लेक्चर में एक छोटी सी प्रैक्टिस मिलेगी और ये सिर्फ लेक्चर चल रहा है, लेकिन इसके बाद हम डीपीपी सोल्व करेंगे, क्लास टेस्ट सोल्व करेंगे, उसमें इनके भर भर के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। आप क्वेश्चन की भूख बढ़ाओ अपने अंदर कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने हैं। क्वेश्चन अटेंड करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने क्या किया है, डेस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो मैंने किसी में आपको कंडेंस फॉर्मूला दिया है और आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन और डेस फॉर्मूला बताना है कि कैसे बनाएंगे इसको। ओके, तो सीखते हैं इसका डेस फॉर्मूला, मतलब इसको खुला करके कैसे लिखना है। क्या ये लिखा है ये सही है, ये तो कंडेंस फॉर्मूला है, कंडेंस फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जाता है, ये सही है। अब हमें डेस फॉर्मूला लिखना है, CH3 1 2 3 H। अब इनको H को किस एंगल पर लगाना है वो अभी मैं आपको मॉडल से समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन देखो, C, फिर ये क्या है C, तो इस पे भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ओके, फिर ये C H H एंड H H H, ये H। तो मैंने क्या किया, इसको खुला करके लिखा, CH3 ये एक कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन है, तो ये एक कार्बन है और इस पर ये 3 हाइड्रोजन है। उसके बाद ये CH2 ये एक कार्बन है जिस पर 2 हाइड्रोजन है, ये मैंने 2 हाइड्रोजन अटैच किया। इसके बाद वाला कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन है, तो ये मैंने 3 हाइड्रोजन लगाए। दैट मीन्स इसका डेस फॉर्मूला, मतलब खुला करके कैसे लिखते हैं इसको, वो इसका डेस फॉर्मूला है। इनकी क्या जरूरत पड़ती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इनकी जरूरत, जैसे आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग करना पड़ेगा, वहां पर इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें डेस फॉर्मूला से कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला से डेस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन से डेस एंड कंडेंस। ओके, ये आना चाहिए। तो नेक्स्ट करते हैं, ये आपको प्रोपेन दिया हुआ था, जब एक कार्बन हो तो उसे मीथेन कहते हैं। ये अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जो 10th से 11th में आ रहे हैं। अब कोई ड्रॉपर वाले देख रहे हो तो ये मत सोचना कि बहुत इजी पढ़ा रहे हो, लेवल अप भी करेंगे, डोंट वरी। लेकिन जो 10th से 11th में स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ कि उनको समझ में आने लगे, फिर इसका लेवल अप भी करेंगे। इस पर थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी देंगे कि आपको सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करना है और बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखा है, तो उससे आपको पहले क्या करना है, डेस फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद आप सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर पाओगे। ओके, तो एक कार्बन होता है उसको मीथेन बोलते हैं एल्केन के अंदर। जब आपको सिंगल बॉन्ड दिए हुए हो, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं हो, एक कार्बन दिया हो तो उसको क्या बोलते हैं, मीथेन। 2 दिए हो, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जब एक दिया हो, मैं आपको आइडिया दे देता हूं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक कार्बनो मीथेन, 2 कार्बनो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ओके, इसके बाद 6 आए तो हेक्सेन, 7 आए तो हेप्टेन, 8 आए तो ऑक्टेन, 9 आए तो नोनेन, एंड 10 आ जाए तो डेकेन, और 11 आ जाए तो इसके बाद अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन आपको 10 तक याद होना चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ओके,
तो इसको कैसे लिखेंगे, CH3, इस पर भी कितने 3 हाइड्रोजन है, फिर CH2, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। हमें बेसिकली इनको खुला करके लिखना है, इस पे भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, फिर C1 2 3, 3 हाइड्रोजन इस पर प्रेजेंट है। ओके, तो इसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन मैंने इसका अभी बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं बनाया, वो भी हम बनाएंगे। एक कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, क्योंकि ये कैसे चलते हैं, जिगजैग फॉर्म में चलते हैं। ये बिल्कुल सीधे ऐसे नहीं चलते, ये चलते हैं जिगजैग फॉर्म में। मैं आपको इसको मॉडल से दिखा देता हूं। ये इस तरीके से ये जिगजैग फॉर्म में चलते हैं, ऐसे 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 ऐसे। जैसे कार्बन जुड़ता जाएगा, आगे श्रृंखला बनती जाएगी, सीरीज बनती जाएगी, किस फॉर्म में, जिगजैग फॉर्म में, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करना है, जिगजैग फॉर्म में बनाना है हमें। यू सीधा 1 2 3 ऐसे कैसे बनाएंगे, लेकिन ये रहेगा तो ये जिगजैग फॉर्म में। अभी 3 कार्बन है इसमें, तो ये देखो क्या ये यही है क्या, ध्यान से देखिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन सही बनाया क्या, बिल्कुल सही बनाया है। ओके, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करना है, इनको जिगजैग फॉर्म में चलाना है। अब जैसे 4 कार्बन है, तो 1 2 1 2 3 1 2 3 कार्बन थे। अब ये क्या कर दिया मैंने, 4। अब ये चेन 3 कार्बन की थी, अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो गई, 4 कार्बन की हो गई क्या, अरे बिल्कुल हो गई ना। ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ये मॉडल से समझ सकते हो। तो ये कैसे फॉर्म में चलेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये चलेंगे आपके जिगजैग फॉर्म में। किसमें, एल्केन में। एल्कीन और एल्काइन का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी अभी हम सीखेंगे और मॉडल से सीखेंगे। ओके, और ये क्या है आपका, साइक्लोप्रोपेन। तो इसको कैसे शो करेंगे, सी सी, ये सी और ये सी, ये 3 कार्बन हमने लिख दिए। अब ये 2 हाइड्रोजन इस पर, 2 हाइड्रोजन इस पर, 2 हाइड्रोजन इस पर, H H H H, ये H H। तो इसको कैसे लिखा हमने, 1 2, एक कार्बन उस पर 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन उस पर 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन उस पर 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या इसका डैश फॉर्मूला है, मतलब खुला करके लिख दिया। अब इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, ये बना दिया हमने, 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। ओके, इसको मॉडल से बता देता हूं मैं आपको। ये आपका साइक्लोप्रोपेन। ओके, सेम दिख रहा है, ये 3 कार्बन, अब इन पर 2 2 वैलेंसी फ्री है, तो दोनों वैलेंसी पे क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये क्या है आपका साइक्लोप्रोपेन। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे शो करेंगे, ये ऐसे शो करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये दिए हुए हैं, जैसे एल्किन दे दिया, अब आपको एल्किन भी दे दिया, एल्काइन भी दे दिया। ओके, तो इनको कैसे शो करेंगे, जैसे C डबल बॉन्ड C, ये बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये ध्यान रखना, इसको अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो ऐसे लिखना चाहिए ये, क्योंकि ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये कार्बन और कार्बन के बीच में है, हाइड्रोजन के बीच में नहीं है। हाइड्रोजन की तो वैलेंसी क्या होती है, एक, तो ये ओनली कार्बन से कनेक्ट रहता है। ओके, तो ये हमें क्या लगाना है, 2 हाइड्रोजन इस पर और 2 हाइड्रोजन इस पर लगाने हैं। ओके, तो ये क्या है आपकी एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं इन, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एन। जैसे एल्केन, जैसे डबल बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, इन। एल्कीन, जैसे ब्यू, ये क्या है आपकी एथ, और इसको क्या बोलेंगे, इन, इसका सफिक्स क्या है, इन, उसका क्या था, एन। जैसे इथेन, ये तो क्या है आपका रूट वर्ड है, और ये क्या है आपका सफिक्स है। एल्केन में क्या लगता है, एएनई, एल्किन में क्या लगता है, ईएनई। अब इसको क्या बोलेंगे, ईटीएच, इसको बोलेंगे आइन, वाईएनई, आइन। जहां ट्रिपल बॉन्ड हो उसको बोलेंगे आइन। जहां हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे, क्या सफिक्स है क्या प्रीफिक्स है, और नोमेनक्लेचर में भी इनको हम पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हुआ चलता हूँ, किसी को पता नहीं हो स्टूडेंट को तो वो याद रखे। जहां सिंगल बॉन्ड हो वो एल्केन है, जहां डबल बॉन्ड हो वो एल्कीन है, जहां ट्रिपल बॉन्ड हो वो एल्काइन है। ओके, और इनके रूट वर्ड मैंने 10 तक आपको बता दिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन।
ओके, फिर ये क्या है आपका C ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कार्बन और कार्बन के बीच में ही है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इस पर क्या है हाइड्रोजन। अब मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, ये मैंने एक और एल्काइन बनाया, ये H और ये H, कौन सा सही है इनमें, कौन सा सही है? एक तो ये मैंने कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगाए, वो ऐसे लगाए, ये ऐसे लगाए। अब इसमें मैंने सीधा क्यों लगाया और इसमें मैंने टेढ़ा क्यों लगाया, क्योंकि क्यों लगाया आप सोचिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे। अब मैं इसका रीजन भी बता देता हूं। ये जो एल्काइन की ज्योमेट्री है C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H, ये क्या होती है, लीनियर होती है, क्योंकि इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन बचता है तो वो क्या होता है आपका लीनियर होता है। इसको हम मॉडल से समझ लेते हैं। ये क्या है आपका इथाइन, इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, जो वेल्डिंग में काम आती है। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 एंड 3। ओके, तो ये जो एक वैलेंसी बची वो एक सिंगल लाइन में होती है, दैट मीन्स लीनियर होती है, रेखीय होती है। तो इस हाइड्रोजन को मैंने सीधा लगाया, तो ये क्या गलत है, क्या गलत नहीं है। लेकिन इथाइन में मैंने ऐसे नहीं किया था, तो इथाइन को भी समझते हैं, ये इथीन को समझते हैं। तो इथीन का ये मॉडल है, कार्बन और कार्बन, ब्लैक वाले कार्बन है, व्हाइट वाले हाइड्रोजन है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद 2 हाइड्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये मैंने जो बनाया है क्या वो गलत है, क्या बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। ये कार्बन और दोनों हाइड्रोजन 120 के एंगल पर होते हैं। कैसे होते हैं वो भी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे। ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में भी 120 पर रहते हैं, ये भी 120 पर रहते हैं, लेकिन इसमें जो है ये 180 पर रहते हैं। इनका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी वगैरह हम हाइड्रोकार्बन में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको जनरल थिंग याद होना चाहिए। ओके, तो ये आपका अल्काइन हो गया। अब ये जो दे रखा है C, इसका डैश फॉर्मूला हम इस तरह से लिखेंगे। ये क्या दे रखा है, एक्चुअली इसका नाम है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये है एसीटोन। और एसीटोन किस काम आता है, एसीटोन काम आता है नेल पेंट रिमूवर, एज ए नेल पेंट रिमूवर। जब भी कोई गर्ल्स होती है वो नेल पेंट को रिमूव करती है, तो किससे करती है, उसमें क्या होता है एसीटोन होता है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, एक्चुअली बॉन्ड लाइन नोटेशन में अभी हम इनको कैसे लिखेंगे, तो ये इस तरह से इसको लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन को हम छुपा लेंगे, इसमें क्या करेंगे हाइड्रोजन को छुपा लेंगे। उसमें हाइड्रोजन को वैलेंसी सहित लिखना होता है खुला करके, इसमें ये ओनली फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे हाइड्रोजन को छुपा के ओनली बॉन्ड को हम शो करेंगे। अब ये कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो कार्बन को भी हम शो नहीं करेंगे, ओनली बॉन्ड लाइन नोटेशन मींस बॉन्ड को शो करना है। ओके, अब ये क्या है एसीटोन CH3, तो ये कैसे करेंगे C, यहां हमें कार्बन लिखना ही नहीं है, यहां ओनली बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। 3 कार्बन है और ये डबल बॉन्ड O है। ओके, तो ये इस तरह से हम इसको शो करेंगे, किससे, बॉन्ड लाइन नोटेशन से। नेक्स्ट देखते हैं, ये COCH3 अभी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 का होल थ्राइस। अब आपको CH2 का होल थ्राइस दे दिया, मतलब क्या है, CH2 का होल थ्राइस दे दिया मतलब CH3 CH2। अब ये थ्राइस दे दिया, मतलब CH2 कितनी बार है, 3 बार है। एक बार तो ये हुआ, दूसरी बार ये हुआ और तीसरी बार ये हुआ। फिर क्या लिखेंगे हम CH3 कौन सा वाला, ये वाला। ओके, तो ये CH2 का होल थ्राइस है, तो इसको हमने खुला करके लिखा 1 2 3 3 टाइम। तो इसमें कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या है आपका पेंटेन है। तो इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे शो करेंगे, 1 2 3, ये कितने कार्बन है 1 2 3, फिर क्या है 4, 1 2 3 4। अब इसको ऐसे कर दो 5, 1 2 3 4 5, ये क्या बन गया आपका नॉर्मल पेंटेन। ओके, 1 2 3 4 5। अब इसका क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें क्या अटैच करने हैं आपको,
हाइड्रोजन अटैच करने हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, H H H H ये हाइड्रोजन अटैच करने हैं। ओके, तो ये इसका क्या हुआ, डैश फॉर्मूला, ये कंडेंस फॉर्मूला हमें दिया हुआ था, बॉन्ड लाइन नोटेशन हमने इसका देखा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्या दे दिया आपको, साइक्लोब्यूटेन दे दिया, तो कैसे इसको शो करेंगे, सी, ये क्या बन गया आपका साइक्लोब्यूटेन, तो इसको हम ऐसे हाइड्रोजन को शो करते हुए बना देंगे। ओके, ये क्या हुआ, इसका डैश फॉर्मूला हुआ। हम क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, इसके बाद हम क्लास टेस्ट भी देंगे, उसमें भी इससे रिलेटेड फॉर्मूले होंगे और क्वेश्चन होंगे जो आपको बनाने हैं। उसके बाद डीपीपी रहेगी, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पीवाई क्यूज भी मिलेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, और कौन कौन से एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो भी हम आपको डीपीपी में सोल्व करवा देंगे। ओके, तो इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से कैसे शो करेंगे, इसको करेंगे ओनली ये CH2 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 एंड CH2, तो इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे शो करते हैं। डैश फॉर्मूला वो बनाया इसका, और कंडेंस फॉर्मूला तो गिवन है ही। अगर ये हमें दिया हुआ हो, जैसे C, सबसे पहले तो ये बना लिया हमने, अब ये C डबल बॉन्ड O तो हमने लगा दिया, अब इसमें क्या करने हैं, ओनली हाइड्रोजन लगाने हैं। क्या करने हैं, ओनली हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगाने हैं, एल्केन है तो उस डायरेक्शन में कितना एंगल बनता है वो आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि डैश फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अब एल्केन, एल्किन, एल्काइन में किस डिग्री पर लगाने होते हैं, किस प्रकार लगाने होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ओके, अब इसका हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन करना है, तो ये क्या किया मैंने, CH2 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 CH2, अब ये C हो गया, अब ये डबल बॉन्ड O है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन हो जाएगा। फिर ये है, तो इसका C डबल बॉन्ड O, C, ये C, अब ये दो हाइड्रोजन इस पर, दो हाइड्रोजन इस पर, तो ये क्या हो गया, इसका डैश फॉर्मूला हो गया। अब इसको मैं कैसे करूंगा, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, लेकिन ये क्या है, ऑन, ये लग रहा है ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको सबको हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ देखना है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड O आता है तो उसको हम कीटोन कहते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड O साइड में आता तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को हम कंबाइंड रूप से बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। इन सबको हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप बॉन्ड लाइन नोटेशन पर फोकस कीजिए। ओके, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड O आ गया, तो ये क्या कैसे बनाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड C, फिर क्या है CH2, ये H, अब CH3 1 2 3, सेम हियर C 1 2 3, H H H, ये है H। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, डैश फॉर्मूला हो गया। अगर इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना है तो पहले गिन लो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। अब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, 1 एंड 2, 1 2, तो ये कार्बन पर नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5, तो कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में, तो 1 2 3, ये 2 और 3 के बीच में क्या है, आ गया आपका डबल बॉन्ड आ गया। ओके, तो इसको हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे शो करेंगे। आपको जहां भी बॉन्ड लाइन नोटेशन शो करना है आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5, फिर किस किस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो आप दे दीजिए 1 2 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर हमने 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शो कर दिया। ओके, फिर सेम थिंग, इधर कितने कार्बन है, अब मैंने इसमें क्या किया, ये इसमें क्या किया मैंने, एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों को एक साथ ले लिया। क्या किया, तीनों को एक साथ ले लिया। तो अब इसको पहले क्या करते हैं, खुला करके लिखते हैं, ये सब क्या है, ब्यूटेन, तो ये क्या है, ब्यूटेन, ये है ब्यूटीन, ये है ब्यूटाइन, लेकिन किस पोजीशन पर इन आइन है वो हमें ध्यान रखना है,
1 2 पर 1 2 पर, सब में क्या है 2 पर, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 आइन और ब्यूट एन, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, ये क्या हुआ इसका डैश फॉर्मूला। ओके, ये तो हुआ आपका डैश फॉर्मूला। अब इसका डैश फॉर्मूला बनाएंगे, C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन लगाएंगे, इस पर कितना हाइड्रोजन, एक, कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, 1 2 3 4, इस पर भी एक हाइड्रोजन है। तो ये क्या हुआ इसका डैश फॉर्मूला। अब इसका बनाना है C ट्रिपल बॉन्ड C 1 2 3, C 1 2 3, इस पे क्या है 3 हाइड्रोजन है लास्ट वाले कार्बन पर, सेम हियर। लेकिन क्या बीच वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं, क्यों, इसकी तो वैलेंसी कितनी 4, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ओके, इसकी भी कितनी 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ओके, तो ये इसका डैश फॉर्मूला है। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन से इसको कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। चार कार्बन है हमारे पास, ब्यूटेन 1 2 3 4, ये ऐसे शो कर दिया 1 2 1 2 3 4। अब डबल बॉन्ड किस पर है 2 और 3 पर, 1 2 2 और 3 पर डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड हमने लगा दिया। ओके, अगर मैं इसको भी ऐसे शो कर देता हूं 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, क्या ये सही है क्या, ये इसको ऐसे शो नहीं करेंगे। अभी भी मैंने आपको बताया था, क्यों, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है लीनियर, कैसे होती है लीनियर। ओके, 1 2 3 4, कार्बन कितने इसमें 4, 1 2 3 4। ओके, तो ब्यूटेन, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, देखना एक बार आप 1 1 2 3 4, क्या ये सही है क्या, बिल्कुल सही है। ऐसे लिख दूं 1 2 3 4, क्या ये सही है क्या, ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या है इसका ट्रांस आइसोमर है, ये क्या है इसका सिस आइसोमर है। जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो बताएंगे कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है, इनको कैसे बनाया जाता है। तो ये ट्रांस और सिस है, ये ब्यूट 2 इन 1 2 3 4, ये ऐसे बनाए जाते हैं, ये इसका ज्यादा करेक्ट फॉर्मूला है। ओके, अब और इसको कैसे बनाएंगे, दैट मीन्स यहाँ एक कार्बन है 1 2 3 और 4, इसको ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में एल्काइन को ऐसे शो करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी मॉडल से भी शो किया था, जैसे मैंने इथाइन को किया था, ये C डबल बॉन्ड C। अब इनको मान लीजिए आप, यहाँ पर मैं 2 कार्बन लगा देता हूं, ओके, ये क्या बन गया आपका ब्यूटाइन। तो इसको कैसे शो करेंगे, कितने डबल बॉन्ड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है इसमें 1 2 3, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड 3 बॉन्ड, और ये क्या है इसके 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो कैसे जुड़ेंगे, ये लीनियर रेखीय रूप से जुड़ेंगे। ओके, ये ऐसे, ओके। तो स्टूडेंट, नीट स्टूडेंट ध्यान रखें, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, और यहाँ से तो जेई नीट में क्वेश्चन आता भी है। मैंने जो आगे पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आओ या मत आओ, लेकिन वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने कुछ तो नया सीखा होगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो अच्छा आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना, उसमें हम सुधार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।